काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद बोला कि विनोद, मैं तुम्हें कॉमन सेंस क्या होता है ये दिखा सकता हूँ कि कॉमन सेंस क्या होता है। तो डॉक्टर विनोद ने कहा कि चलिए या दिखा दीजिए कॉमन सेंस आप। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक अपना हाथ है उस दीवार पे रखा और विनोद को कहा कि इस पे मुक्का मारो। तो कई बार हमारे एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं जिनको सॉल्व करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि क्यों ना हमें कुछ ऐसे शॉर्टकट्स पता होते जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से सॉल्व हो जाते, या फिर जब हम एग्ज़ाम दे के आते हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं तो कई जगहों पे उनके शॉर्टकट्स दिए होते हैं जिससे हम फिर पछताते हैं कि क्यों ना ये शॉर्टकट्स हमें पता था उस एग्ज़ाम में, जिससे हम इस शॉर्टकट का यूज कर पाते। तो ऐसी सिचुएशन हमारे सामने एग्ज़ाम्स में आती रहती हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में। आजकल देखिए कि जेईई का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है और इसी तरीके से अब 12th क्लास का टर्म 1 का जो पेपर है वो भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो उस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में हम कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट ट्रिक से या शॉर्टकट्स का यूज करके सॉल्व कर दें तो वो टाइम हमारा बच जाएगा और उस टाइम का हम यूज बाकी के क्वेश्चंस में कर सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कर सकते हैं। तो मैं अमन कुमार और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऐसी ही कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिसका यूज करके आप किसी भी क्वेश्चन को या फिर उस टाइप के क्वेश्चन को जहाँ पे वो शॉर्ट ट्रिक लग रही है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा टाइम गवाए बिना। तो चलिए हम भी टाइम नहीं गवाते और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं पर्सनली शॉर्ट ट्रिक्स को रिकमेंड नहीं करता, बट कई बार ये हमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं जिससे हमारा टाइम बचता है। मेन गेम किसका है यहाँ पे, मोनोपोली किसकी है, टाइम की। अगर टाइम आपने बचा लिया तो एग्जाम में देन आप एग्जाम को अपने स्कोर को हायर रेंज की तरफ ले जाने में सफल हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, ट्रिक आर नॉट ए मैजिक, ट्रिक आर रिजल्ट ऑफ योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मतलब ट्रिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप किसी भी टॉपिक को डीप में समझ जाते हैं तो उसी पर्टिकुलर कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको करने का एक स्टैंडर्ड मेथड निकाल लेते हैं, वही क्या होती हैं, ट्रिक होती हैं। ट्रिक ऐसा कोई जादू नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैं बना सकता हूँ, आप नहीं बना सकते। आप भी अगर अच्छे से पढ़ लेंगे और किसी भी टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे तो आप भी अपने लिए ट्रिक बना सकते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में कुछ ट्रिक्स बनाते हैं वैसे ही आप मैथ में भी बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट ट्रिक से। फर्स्ट ट्रिक देखिए कि इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द टेंजेंट एट द ओरिजिन ऑन द कर्व। मतलब क्या है कि एक कर्व दे रखा है आपको और उस वो कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और उसी ओरिजिन पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है उस कर्व के लिए। तो सिंपल सा काम है, आपको क्या करना है कि जो कर्व की इक्वेशन दे रखी है उसके अंदर लोवेस्ट डिग्री की टर्म ढूंढनी है। तो जैसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक कर्व दे रखा है, यहाँ पे लोवेस्ट डिग्री की टर्म ढूंढनी है अपने को। तो यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट 2 डिग्री की टर्म पावर 2 है इसलिए 2 डिग्री, यहाँ पे y की पावर 2 है तो इसलिए ये भी 2 डिग्री, फिर बाद में x की पावर 1 डिग्री और y की पावर 1 डिग्री। तो अब इस टर्म को जो ये लोवेस्ट डिग्री की टर्म दिख रही है इसको 0 के इक्वल कर दीजिए, आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। वैसे प्रॉपर मेथड्स की बात करें अपने तो प्रॉपर मेथड में क्या कर सकते हैं कि पहले इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाली जा सकती है ओरिजिन पे। फिर बाद में आपको ओरिजिन से पास होने वाली लाइन चाहिए तो एक पॉइंट और एक स्लोप पता है, उससे हम लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट भी क्या होती है, लाइन ही तो होती है। तो चलिए यह आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन, इस कर्व पे ओरिजिन से पास होने वाली एक टेंजेंट। अब देखिए अगला कर्व है, अगला कर्व उसके अंदर फर्स्ट टर्म इसकी पावर 3 डिग्री, अगली टर्म पावर 3 डिग्री, और यहाँ पे देखिए कि x की पावर 2 y की पावर 1 दोनों ऐड होके इस पूरी टर्म की डिग्री को डिफाइन करती है। मतलब x की पावर 2 y की पावर 1 हो गए 3, तो मतलब इस टर्म की डिग्री कितनी है, 3 है। अगली टर्म की भी डिग्री कितनी है, 3 है। अगली जो 2 टर्म्स हैं उनकी डिग्री 2 है, तो इनको अपने 0 के इक्वल रख देते हैं। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को मिलेगा x इक्वल टू प्लस माइनस वाई
या फिर y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपने को ये टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली मिल गई। चलिए एक ट्रिक कंप्लीट, अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक क्या बोलती है कि इफ OP एंड OQ आर इंटरसेप्ट मेड बाय ए टेंजेंट टू द कर्व, मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब क्या है कि समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को, कि इस ट्रिक को, कि एक कर्व पे किसी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि इसी पॉइंट पे बनाना है, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो। तो सपोज कीजिए कि ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दी। अब कर्व यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है, इस टाइप का, ऐसा कुछ कर्व कुछ भी हो सकते हैं। अपने को क्या करना, जैसा भी हो अपने को टेंजेंट ड्रॉ करनी है। वो टेंजेंट एक्स एक्सिस को O पे कट, P पे कट करती है और वाई एक्सिस को Q पे, और ये अपना ओरिजिन O है। तो ये दो इंटरसेप्ट हो गए OP एंड OQ। तो इनका रिलेशन क्या होता है कि जब भी कोई आपको कर्व दे रखे हैं इस टाइप का, जैसे कर्व का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब इसके अलावा कुछ अलग टाइप का कर्व आ गया तो उसके लिए भी सेम रिजल्ट यूज होगा, उसके लिए रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कि इस टाइप का कर्व होना चाहिए, x की पावर m y की पावर m, मतलब x एंड y की पावर सेम होनी चाहिए और इक्वल टू a की पावर m, मतलब कांस्टेंट की पावर भी m होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देन रिजल्ट क्या होता है, OP की पावर n, OQ की पावर n इक्वल टू a की पावर n, ये अपना रिजल्ट होता है। तो मतलब अब इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या है। कि देखिए क्या है कि कर्व दे रखे हैं और उसने पूछा सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय ए टेंजेंट टू द कर्व। ये सपोज कीजिए कि अपना कर्व है, जो मैंने ये डायग्राम बनाया है, यही मान लीजिए कि ये इसका कर्व है, कर्व का ग्राफ है। अब अपने को पॉइंट 8,8 पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पॉइंट 8,8, ये लीजिए, ये ड्रॉप कर दो। अब अपने को सम चाहिए इंटरसेप्ट का, सम इंटरसेप्ट का चाहिए, मतलब OP प्लस OQ ये चाहिए अपने को। तो अपना जो रिजल्ट है वो यहाँ पे गिवन है, देखिए कि OP की पावर n, OQ की पावर n इक्वल टू A की पावर n, मतलब इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों की पावर इस बार कितनी है, 1 1। तो अपने को A ढूंढना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि अगर मैं इस कर्व को अपने ट्रिक वाले कर्व से कंपेयर करूँ तो x की पावर 1/7, m की जगह 1/7, तो 2 की पावर भी अपने को 1/7 लिखना पड़ेगा। तो अगर 2 की पावर 1/7 लिखना है और इसको चेंज भी नहीं करना, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7 और इसकी पावर 1/7। तो अभी भी ये क्या है, अपना 2 ही है, वही कांस्टेंट है, कुछ चेंजेज नहीं हुए। तो इसका मतलब जो अपना a है वो रहा ये, मतलब 2 की पावर 7 है वो अपना a है, इक्वल टू a। और इसको किसके इक्वल लिख देंगे, इसके, मतलब a की पावर यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, क्योंकि अपने रिजल्ट में क्या था, OP की पावर n, OQ की पावर n और a की पावर n। तो यहाँ पे a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 7, मतलब जो इसके इंटरसेप्ट्स हैं उनका सम 2 की पावर 7 आएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। अगर इंटरसेप्ट के स्क्वायर का सम पूछता तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता है इसका, सिंपल सा। चलिए ये भी सिंपल से अच्छे से हो गया। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कर्व की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन लिख के फिर बाद में उसको इंटरसेप्ट निकालना, ये सब नहीं करना। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, सिंपल सा है, ज़्यादा दोनों ट्रिक्स में हो तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम है, बट इससे थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ट्रिक देखिए। ट्रिक क्या बोलती है कि ट्रिक नंबर 3 है, इसके अंदर कुछ रूल्स दे रखे हैं, फाइंडिंग द नंबर ऑफ रूट्स। कई बार हमारे जेई के क्वेश्चन, जेई के एग्जाम में आ जाता है कि एक कर्व दे रखा है और पूछ लिया कि इसके रूट्स फाइंड आउट करो, कितने पॉजिटिव रूट्स हैं, कितने नेगेटिव रूट्स हैं। ऐसे क्वेश्चंस जनरली हमारे सामने आते रहते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, इसका फर्स्ट रूल देखिए कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट ऑफ ए पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल इक्वेशन दे रखी है और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स अपने को फाइंड आउट करने हैं। तो क्या बोला, पॉजिटिव रूट्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स। तो अगर कोई भी कर्व दे रखा है और उसके आपको पूछ ले कि इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कितने हो सकते हैं, तो वो कैसे निकालना है, अपने को क्या करना है, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन। यहाँ पे क्या लिख रखा है, ध्यान से देखिए। ये पीडीएफ जो ये पीपीटी है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। क्या है कि नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ कोफिशिएंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव।
तो मतलब क्या है कि अगर अपने को पॉजिटिव रियल रूट्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं तो नंबर ऑफ चेंजेज ऑफ साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि एक्स क्यूब के आगे पॉजिटिव, ये एक एग्जाम्पल है, पॉजिटिव एक्स क्यूब के आगे पॉजिटिव साइन, फिर बाद में एक्स स्क्वायर के सामने भी पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव कोई चेंज नहीं हुआ, फिर बाद में पॉजिटिव टू पॉजिटिव फिर भी कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है तो एक चेंज अपने को मिल गया। इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, एक होंगे इस कर्व के लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस चेंजेज देखने हैं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव कितने हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके रूट्स आ जाएंगे। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सी ट्रिक थी। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे हम फटाफट कर देंगे इस तरीके से, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स निकालने हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कोई भी कर्व दे रखा हो, एफ एक्स दे रखा हो, कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा हो एफ एक्स, तो आपको क्या करना है, एफ माइनस एक्स निकालना है। ये एफ एक्स दे रखा है, एफ माइनस एक्स निकालना है, मतलब एक्स की जगह अपने को माइनस पुट कर देना है। उसके बाद जो अपना कर्व बनेगा उसके अंदर हम चेंजेज देख लेंगे, कौन से, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंजेज या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंजेज हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए नेगेटिव टू नेगेटिव कोई चेंज नहीं हुआ, नेगेटिव टू पॉजिटिव एक चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे एक रूट, अपना एक नेगेटिव रूट अपने को मिल चुका है। उसके आगे पॉजिटिव टू पॉजिटिव, उसके आगे भी पॉजिटिव टू पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर भी अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स कितने मिलेंगे, 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे खत्म कर देंगे हम। अगली ट्रिक देखिए, सिंपल सी अगली ट्रिक है कि अगर अपने को एफ एक्स इक्वल टू इस टाइप की कोई टर्म दे रखी है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दे रखी है जिसके अंदर पी के साइन के मल्टीप्लाई में पी हो प्लस क्यू के कॉस के मल्टीप्लाई में क्यू के मल्टीप्लाई में कॉस है और कॉस के मल्टीप्लाई में क्यू है, और डिवाइड में आर इंटू साइन, यहाँ पे आर एस पी क्यू ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकते हैं। देन अगर फंक्शन इंक्रीज करेगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, देन पी एंड क्यू में रिलेशन फाइंड आउट कीजिए या फिर पी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर बोल दिया कि फंक्शन इंक्रीजिंग है देन पी की वैल्यू फाइंड आउट करो, कोई अननोन दे देगा, और डिक्रीजिंग है तब पी की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू अपने को गिवन है, यहाँ पे ये जो चीज़ दे रखी है डिटर्मिनेंट है, 2 डिग्री का डिटर्मिनेंट है। अब देखिए मान लो यहाँ पे लेमडा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। अब क्या बोला है कि सपोज कीजिए कि ये फर्स्ट कंडीशन में मान लेता हूँ कि फर्स्ट कंडीशन में अपने से पूछा जाता है कि लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जब फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, मतलब एफ एक्स है वो इंक्रीजिंग है, देन लेमडा फाइंड आउट कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, इंक्रीजिंग की कंडीशन हमारे सामने, अपने को क्या करना है, पी क्यू आर एस इस तरीके से लिखना है, तो मैं भी लिख देता हूँ लेमडा 1, कोस के मल्टीप्लाई में कौन है 1 है, और साइन के मल्टीप्लाई में 3, मतलब जो ये आर है उसकी जगह कौन है 3 है, और एस की जगह पे कौन है 4 है। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, और इसको इंक्रीजिंग बोलते हैं तो ग्रेटर देन 0 कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को इस तरीके से, तो क्या आ जाएगा अपने पास 4 लेमडा -3 ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हो गया 3 जब इधर आएगा राइट साइड में डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, लेमडा ग्रेटर देन 3/4। सिंपल सा क्वेश्चन। इसी टाइप से अगर डिक्रीजिंग पूछ लेगा तो आप लेस देन का साइन लगा देना, बस हो गया क्वेश्चन। अब आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट किए बिना डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। वैसे करना चाहो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वो लेंदी मेथड है। हाँ, सब्जेक्टिव एग्जाम में इन ट्रिक्स का यूज नहीं करना वरना नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में यूज करना, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव। ये इस बात को ध्यान से गांठ बांध लीजिए। कई बार स्टूडेंट ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब हमें ट्रिक मिल गई, अब क्या करें। तो ऐसी
कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ट्रिक हैं तो उसका यूज कहाँ करना है वो सीख लीजिए पहले, कि सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में जहाँ पे आपका सॉल्यूशन मैटर नहीं करता कि आप सॉल्व कैसे करते हैं, आपका आंसर मैटर करता है, और जहाँ पे सॉल्यूशन मैटर करता है मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम्स में, वहाँ पे इस टाइप की ट्रिक्स यूज नहीं करनी, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए ट्रिक नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑफ द कर्व विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट एंड इट इज पी स्क्वायर। बड़ा ही एकदम क्या बोले उसे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रिक है। क्या बोल रहे हैं ये कि मान लो कि एक कोई भी आपके पास कर्व दे रखा है, कर्व कोई भी नहीं होना चाहिए, इस टाइप का कर्व होना चाहिए। कर्व किस टाइप का होना चाहिए, 2x y इक्वल टू पी स्क्वायर। पी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, और 2xy इस टाइप का कर्व होना चाहिए, सेम टू सेम सिमिलर ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कर्व है। और उसकी किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो सपोज कीजिए कि एक ये कर्व था अपने पास, इस कर्व कि किसी भी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एक मिलके एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिए हैं। ये देखिए कि ये ट्राइंगल बनता है, अगर ओरिजिन ए हो, ये ओ हो, और ये ए और ये बी हो, तो ये एक ट्राइंगल है। अब इस ट्राइंगल का अपने को एरिया फाइंड आउट करना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया पी स्क्वायर होता है, मतलब जो 2xy के इक्वल टू जो कॉन्स्टेंट लिखा होता है वही क्या है, इसका एरिया है। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द कर्व, ये कर्व दे रखा है xy इक्वल टू 9। तो अगर मैं अपने ओरिजिनल जो ट्रिक वाला फंक्शन है, जो ट्रिक वाला कर्व है, उससे अगर कंपेयर करूं तो 2xy है वहाँ पे, और यहाँ पे xy है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो ये पी स्क्वायर होता है, जो ये कांस्टेंट होता है, वही क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा अपने पास, 18। सिंपल सा क्वेश्चन आ गया आंसर। कितना सिंपल था देखिए। अब ऐसा जब भी कोई कर्व आएगा आपके सामने, तो आप पहले टेंजेंट के इक्वेशन नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2xy, और इक्वल में जो भी है, जो भी कांस्टेंट आता है वही आपका एरिया है। चलिए अगली ट्रिक पे चलते हैं। पिछली ट्रिक तो काफ़ी इजी थी, अगली ट्रिक देखते हैं। इफ़ टू कर्व P1x स्क्वायर प्लस Q1y स्क्वायर, मतलब जो कर्व हैं वो इसी फॉर्मेट में होने चाहिए, ऐसा फॉर्मेट चेंज नहीं करेंगे आप। कोई भी कर्व के लिए ये ट्रिक्स नहीं है, जो ट्रिक्स होती हैं वो सेम टू सेम जो कंडीशन दे रखी है उन्हीं में अप्लाई होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी कंडीशन आ जाए तो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कर्व किस टाइप का होना चाहिए, P1x स्क्वायर प्लस Q1y स्क्वायर इक्वल टू 1 होना इंपॉर्टेंट है। अगर इक्वल टू 1 नहीं है तो आप इक्वल टू 1 बनाएंगे, उसके बाद ये ट्रिक लगाएंगे। अगला कर्व भी इसी टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे कुछ अलग कांस्टेंट हो सकते हैं। देन और ये ऑर्थोगोनली कट करते हैं, मतलब ऑर्थोगोनली कट करने का बता देता हूँ मैं, कई बच्चों को पता नहीं होगा आई थिंक कि कर्व ऑर्थोगोनली कैसे कट करते हैं। मतलब सपोज कीजिए कि ये दो कर्व एक दूसरे को कट करते हैं, तो अगर इस पॉइंट पे जहाँ पे ये कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे दोनों कर्व की अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ मैं, तो वो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है, अगर वो टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो अगर परपेंडिकुलर हैं, तो ये कर्व भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल होंगे। तो इस क्वेश्चन को वैसे भी किया जा सकता है कि पहले हम दोनों कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालें, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू 1 लिख दें। मतलब अपने को पता है कि दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। उस कंडीशन का यूज करके भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बट अगर इतना दिमाग नहीं लगाना, देन इस ट्रिक का यूज कीजिए कि ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं उनका सब्ट्रैक्शन कर दीजिए इक्वल टू। कैसे, मतलब इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखूं तो आपको क्या करना है, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कर्व, मतलब P1 स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कर्व इक्वल टू हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ऑफ फर्स्ट कर्व, सॉरी सेकेंड कर्व, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर ऑफ सेकेंड कर्व। तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया जिससे याद करना थोड़ा सा ईजी हो जाए, क्योंकि ट्रिक्स जनरली होती हैं वो याद नहीं होती, तो उनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखिए कि इस तरीके से आपको करना है, और कोई भी रिलेशन पूछ लेता है देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला है कि दो कर्व दे रखे हैं, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। अब ए एंड बी के बीच में रिलेशन निकालना है तो अपने क्या करेंगे, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 अपॉन 16, तो 1 अपॉन 16 माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ सेकेंड कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन बी स्क्वायर। कई बार बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बी स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ, माइनस नहीं माइनस ही आएगा यहाँ पे, ये लीजिए 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है 1 अपॉन 9 नहीं है, माइनस 1 अपॉन 9 है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना ओरिजिनल कर्व है, ट्रिक वाला कर्व है, उसके अंदर प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए। तो एक्चुअल में ये माइनस यहाँ पे आएगा और इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यही अपना क्या है, फाइनल रिजल्ट होगा। ये 16 ऊपर चला जाएगा तो 16 माइनस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा प्लस 9। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और यही अपना क्या है, रिलेशन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो देख लेना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर को मैंने इधर भेज दिया बी की तरफ और 9 को 16 की तरफ भेज देते हैं। 16 में से 9 माइनस किया, आ गया 7, ये रिजल्ट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन। अगर यहाँ पे ए भी अगर गिवन होता तो बी की वैल्यू निकाल लेते। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्या हो गया क्वेश्चन, इतना सही थी। मतलब अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है, जस्ट ये अप्लाई करना है, सॉल्व कर देना है, वरना बाकी लॉन्ग मेथड तो पड़ा है आपके सामने। चलिए ट्रिक नंबर 7। ट्रिक नंबर 7 क्या बोलती है कि इफ़ द ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, कि एक सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड कर दिया, मतलब अपने को नहीं पता कि वो ट्राइंगल कौन सा है, एक ट्राइंगल बना दिया और सर्कल की जो रेडियस है वो आर होनी चाहिए, मतलब आर रेडियस का सर्कल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल बना दिया। अब बोला कि उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया कितना होगा। तो ये तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो अपने 12th क्लास अगर एनसीईआरटी की बात करें तो वो लास्ट वाला जो चैप्टर होता है मैक्सिमा मिनिमा फाइंड आउट करना, वहाँ से ये आया है। तो मतलब सिंपल सा तरीका, अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो आप तो ट्राइंगल का एरिया निकालिए और उसके जो ट्राइंगल का जो एरिया आएगा उसे सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कीजिए और डिफरेंशिएट करके, और वहाँ से जो भी वेरिएबल आ रहा है उसकी वैल्यू निकालिए और फिर से डबल डिफरेंशिएट कीजिए और चेक कीजिए कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है, और वहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। अब हम शॉर्ट मेथड की बात करते हैं। मैं साथ के साथ एक डायग्राम भी बना देता हूँ कि सपोज कीजिए कि ये आपका एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल दूसरे कलर से बना देते हैं वरना बच्चे कहेंगे कि दिखाई नहीं दे रहा। ये लीजिए, ये ट्राइंगल बना दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर कोई ट्राइंगल मैक्सिमम एरिया का होगा तो वो कंफर्म है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। मतलब ध्यान से सुनिए, मैं फिर से क्या बोल रहा हूँ कि किसी भी सर्कल, छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल, मीडियम सर्कल, कैसा भी सर्कल, कुछ भी हो, उसके अंदर हम अगर कोई ट्राइंगल फॉर्म करते हैं मैक्सिमम एरिया का तो वो कंफर्म है कि वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। और तो वो ट्राइंगल इक्विलैटरल होगा तो उसका एरिया क्या होगा, ये होगा √3/4 r इंटू √3a²। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सिंपल सा है। अगर ये रेडियस r है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा और यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी साइड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी साइड्स अगर r के रिलेशन में आएगी तो वो क्या आएगी, r√3। और अगर किसी भी इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड अपने को पता लग गई तो उसका एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पे जो r√3 है ये इस ट्राइंगल की साइड आएगी। तो सिंपल सा फंडा है। आज के बाद जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो किसी ट्राइंगल का सर्कल के अंदर, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि भैया ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड होगी r√3। और वो भी याद ना कर पाओ तो ये एरिया डायरेक्ट याद कर लीजिए कि इसका एरिया ये होता है। हो गया क्वेश्चन। आगे चलिए ट्रिक नंबर 9। देखिए कि लीस्ट पैरामीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल। पैरामीटर और पेरीमीटर में फ़र्क होता है। लीस्ट पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, हैविंग एरिया ए। कई बार पढ़ने में गलती हो जाती है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, चलो। लीस्ट पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग एरिया ए स्क्वायर यूनिट इज इक्वल टू 4/√a। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि एक रेक्टेंगल दे रखा है अपने को, इस टाइप का एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है कि भैया इसका जो एरिया है वो ए है। देन फाइंड आउट करो लीस्ट पेरीमीटर, लीस्ट पेरीमीटर। ऐसे क्वेश्चन अपने बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं कि एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसका एरिया गिवन है, देन लीस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो करने को तो हम ऐसे कर सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपना हो जाएगा यहाँ से इन सारी साइड्स का सम, क्योंकि दो साइड्स तो आमने सामने की साइड्स तो इक्वल होती हैं, वहाँ पे अपने को दो अलग अलग साइड्स मिलेगी। तो उन दो अलग अलग वेरिएबल्स को हम रिप्लेस किससे करेंगे, एरिया से, और डिफ्रेंशिएट करेंगे और वहाँ से आंसर निकाल लेंगे। डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट, फिर से एक बार डबल डिफ्रेंशिएशन, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम एरिया आ रहा हो, मैक्सिमम पेरीमीटर आ रहा हो, वहाँ पे क्या करेंगे, लीस्ट बोला है इसने, मैक्सिमम नहीं लीस्ट। तो लिस्ट पेरीमीटर आ रहा हो वो उस पॉइंट पे हम लिस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए कि इस चीज़ को, इतने बड़े सॉल्यूशन को हम शॉर्ट में कैसे करते हैं। जब भी आपको एरिया ए गिवन हो और लिस्ट पेरीमीटर पूछ ले किसी भी रेक्टेंगल का, तो क्या करोगे, यहाँ पे ये पैरेललोग्राम दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये रेक्टेंगल है, मान लीजिए कि रेक्टेंगल है, बस सब बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है इधर। तो उसका जो लिस्ट पेरीमीटर होगा वो 4/√a होगा, 4/√a हो गया। मतलब आपको क्या करना है, 4 × एरिया। अगर सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है, उसके अंदर इसका एरिया, अपने को एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है 16, और आपसे पूछ लिया कि लिस्ट पेरीमीटर फाइंड आउट करो, तो आप क्या करोगे, 4 × √16, और √16 मतलब 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16। तो ये 16 अपना पेरीमीटर आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अगली ट्रिक पे चलते हैं। अगली ट्रिक उसी की रिवर्स है, कि मतलब इस बार क्या बोला है कि मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो। एक रेक्टेंगल दे रखा है, इस बार रेक्टेंगल थोड़ा सा सही बनाएंगे अपने, ये भी ऐसे सही दिख नहीं रहा, चलो मान लीजिए सही है। एक रेक्टेंगल है, उसका मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है, और इस बार पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। वो कितना गिवन है, P गिवन है। P की जगह कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, P गिवन है। देन मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करो, तो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा P/4 और इसका स्क्वायर, हो गया काम। सपोज कीजिए कि पेरीमीटर आपको गिवन है 2 हो सकता है पेरीमीटर, और मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, आपको 2 यहाँ पे रखना है, डिवाइड बाई 4 और इसका स्क्वायर मतलब 1/2, और इसका स्क्वायर मतलब कितना हो गया, 1/4। ये इसका मैक्सिमम एरिया आ गया किसी भी रेक्टेंगल का। अगर पेरीमीटर गिवन हो तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल P/4 ए स्क्वायर। यहाँ पे P क्या है, पेरीमीटर। चलिए क्वेश्चन सिंपल सा था, ट्रिक सिंपल सी थी। ये जो ट्रिक्स हैं वो 12th क्लास के बोर्ड में बहुत ज़्यादा काम आती हैं। जेईई में जनरली नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चन, बट 12th क्लास में आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव टर्म 1 का पेपर है तो उसके अंदर तो कंफर्म तो नहीं कह सकते, बट चांसेज हैं कि पूछे जा सकते हैं, तो याद कर लीजिए इन्हें। वरना आप कहोगे कि सर ने तो कहा था कंफर्म आएगा, और फिर बाद में आप गालियाँ निकालोगे कि सर ने बताया और आया नहीं। हमने तो बताया था कि कंफर्म नहीं है, आ सकता है, बट पढ़ते भी तो इसीलिए है ना कि जो आ सकता है वो आएगा एग्जाम में, उसके लिए हम पढ़ते हैं। तो चलिए ट्रिक नंबर 11 देखिए। द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज a, देन देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ नंबर्स आर x = a/2 एंड y = a/2। मतलब
x इक्वल टू a/2 और y इक्वल टू भी a/2 होगा, मतलब a में से a/2 माइनस करेंगे तो a/2 हो जाएगा। अब समझने की कोशिश कीजिए कि ये है क्या। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज a, देन उनके प्रोडक्ट को अपने को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट, जिनका सम गिवन है, सम क्या है, गिवन है a, x एंड y दो नेचुरल नंबर हैं जिनका सम क्या गिवन है, a गिवन है, देन उनका जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है। एक्स वाई क्या है, ये मैक्सिमम आता है। तो उस कंडीशन पे कि जब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है, उस कंडीशन पे, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी सम दे रखा है उसका हाफ कर लीजिए, तभी क्या होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो क्या, जैसे अगर प्रोडक्ट सम अपने को दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 दे रखा है, सपोज कीजिए x प्लस वाई दे रखा है 6 और इनका मल्टीप्लाई x इंटू वाई, ये क्या है, मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। इस कंडीशन में x की वैल्यू 3 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी। अब देखिए कि इनका सम 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। बस हो गया क्वेश्चन, सिंपल सा। अब मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, मैथमेटिक्स फुल ऑफ कॉमन सेंस पे हैं, कि जो भी आप फॉर्मूला पढ़ते हो, जो भी आप ट्रिक्स पढ़ते हो, जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उनको किसी दूसरे क्वेश्चन में, टीचर तो एक क्वेश्चन बता सकते हैं, उसी चीज़ को दूसरे क्वेश्चन में जो आपने नहीं देखा उसमें अप्लाई करना, ये कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका जितना ज़्यादा अच्छा कॉमन सेंस और उतनी अच्छी मैथमेटिक्स, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स फुल्ली कॉमन सेंस पे डिपेंड करती है। चलिए, इसी बात पे मुझे एक कहानी याद आती है, जो मेरे टीचर ने मुझे सुनाई थी, उसकी बात कर लेते हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि, चलिए पहले बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, हो गया चेंज। अब चलिए कहानी सुनते हैं। कहानी क्या है कि अपना कहानी स्टार्ट होती है एक गांव से। उस गांव में एक विनोद नाम का आदमी रहता था। अब जिसका, अगर ये वीडियो कोई विनोद नाम का बच्चा सुन रहा है तो उससे माफ़ी चाहता हूँ मैं, बट ये नाम जस्ट मैं रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका नाम लिया जा रहा है। विनोद नाम का आदमी रहता था। वो क्या था कि थोड़ा सा पागल था और उसे बच्चे गांव के लोग उसे चिढ़ाते रहते थे कि पागल पागल और पागल पागल कह के चिढ़ाते रहते थे। तो वो परेशान, दुखी हो गया था, कई सालों से बार बार उसे पागल पागल कहते रहते थे। तो एक दिन वो दुखी सा ऐसा बैठा हुआ था। तो फिर एक दिन दुखी बैठा हुआ था तो मेरे जैसा कोई समझदार आदमी गया उसके पास, बोला भैया विनोद दुखी क्यों है इतने? तो बोला क्या करूं भैया, ये गांव वाले बच्चे सारे मुझे पागल पागल कह के चिढ़ाते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? तो मैंने कहा कि भैया एक काम करो, आप शहर जाओ और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्या पता आप सच में पागल हो। तो उसने कहा, उसे ये बात अच्छी लग गई विनोद को कि भैया चलते हैं, ये तो अच्छी चीज़ है, डॉक्टर को एक बार दिखा लेते हैं, चेक करवा लेते हैं कि हम पागल हैं कि नहीं है। तो वो विनोद अगले दिन ही शहर चला गया। वहाँ पे एक डॉक्टर के पास गए वो और पूछा कि भैया बताओ हम पागल हैं कि नहीं, ये चेक करो। तो डॉक्टर ने देखा, चेकअप किया, सारे टेस्ट वोस्ट किए। टेस्ट करने के बाद विनोद को उस डॉक्टर ने कहा कि विनोद तुम पागल तो नहीं हो, पागल नहीं हो, बट तुम में एक चीज़ की कमी है। तो विनोद बोला कि बताइए क्या? अब पागल तो हूँ नहीं, बताइए किस चीज़ की कमी है? क्या? कॉमन सेंस की। तो कॉमन सेंस की, वो गांव का आदमी विनोद, एकदम प्योर ग्रामीण इंसान, उसने कहा कि ये कॉमन सेंस क्या होता है? तो डॉक्टर भी इंग्लिश पढ़ी, अब कॉमन सेंस का हिंदी उसे पता नहीं। तो डॉक्टर ने काफ़ी सोच विचार किया और उसके बाद बोला कि विनोद मैं तुम्हें कॉमन सेंस क्या होता है ये दिखा सकता हूँ कि कॉमन सेंस क्या होता है। तो उसने विनोद ने कहा कि चलिए या दिखा दीजिए कॉमन सेंस आप। तो डॉक्टर ने क्या किया, एक अपना हाथ है उस दीवार पे रखा और विनोद को कहा कि इस पे मुक्का मारो। तो विनोद ने कहा
इलाज तो मैं करवाने आया हूँ पागलों का, लग रहा है कि तुम खुद पागल हो गए, क्योंकि अब हाथ पे मुक्का मारने को कह रहे हो तुम्हें लग जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं तुम मार। तो विनोद ने कहा कि जोर से मारूं। उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि हाँ जोर से मारो, जितना जोर है उतना जोर से मारो। तो विनोद ने मुक्का मारा। अब मुक्का मारने के बाद क्या हुआ होगा आप अपने कॉमन सेंस से समझ पाओगे। डॉक्टर ने हाथ हटा लिया और विनोद को चोट लगी। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि यही क्या है, कॉमन सेंस है। अब विनोद को ये चीज़ समझ आ गई कि भैया यही कॉमन सेंस है। अब विनोद खुश आ गया अपने गांव वापस। अपने गांव आया, जैसे ही अपने गांव पहुंचा उसे एक बच्चा दिखाई दिया, एक ऐसा बच्चा जो उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ाता था। अब सबसे ज़्यादा चिढ़ाता था तो विनोद ने उसे बुलाया, इधर आ। तो बच्चा कहता है नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो वो कहता है पास में तो आ, बात करनी है तुझसे। तो कहा, बच्चे ने कहा कि भाई तुम मारेगा, ऐसे पास में कैसे चला जाऊँ, तू तो पागल है। तो बच्चे ने कहा नहीं मारूंगा, एक बार पास आ। तो बच्चा गया पास में। पास जाने के बाद विनोद कह रहे हैं कि सुन मैं पागल नहीं हूँ। तो बच्चा हैरान कि ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि मैं पागल नहीं हूँ, ये तो समझदारों वाली जैसी बात है। तो विनोद ने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया था, मैंने इलाज करवा लिया, अब मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि आप में बस कॉमन सेंस की कमी है। अब बच्चा भी गांव का बच्चा, अब उसने सोचा कि भैया ये कॉमन सेंस क्या होता है। तो उसने पूछा उससे वही क्वेश्चन जो विनोद ने डॉक्टर से पूछा था कि ये कॉमन सेंस क्या होता है। विनोद ने कहा कि चल मैं तुझे बताता हूँ कॉमन सेंस क्या होता है। अब वो कहीं ऐसी जगह पे खड़े थे जहाँ पे कोई दीवार नहीं थी। तो विनोद ने क्या किया, अपना हाथ है अपने गाल पे रख दिया। गाल पे रखने के बाद बोला कि इस पे मुक्का मार। तो लड़के ने कहा कि तू सच में पागल है, अब मुक्का मारूंगा लगेगी तुझे। तो वो कहता है कि ना तू मुक्का मार। तो बच्चे ने वही बोला कि जोर से मारूं। उसने कहा हाँ जितना जोर है उतने जोर से मार। अब बच्चे ने जितना जोर हो सकता था उतने जोर से मारा मुक्का, और क्या हुआ होगा हाथ हटाने के बाद भी आप समझ सकते हो। विनोद नीचे थे, थोड़ी देर बाद उठे और बोले कि यही कॉमन सेंस है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम कोई जब भी मैथमेटिक्स में कोई फॉर्मूला कोई भी चीज़ दिखाते हैं कि ये चीज़ इसमें अप्लाई होगी, तो इसका मतलब आपको कॉमन सेंस से वही चीज़ किसी दूसरे क्वेश्चन में भी अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो इससे मैथमेटिक्स आपको समझ आने लग जाएगी। और इसी वजह से, इसी कॉमन सेंस की वजह से कुछ लोगों को मैथमेटिक्स समझ नहीं आती। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट एक्चुअल चीज़ यही है। कुछ लोगों को मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, और कॉमन सेंस है अपने आप धीरे धीरे डेवलप होता है। तो ये थी हमारी कहानी विनोद की। अब चलिए अपने ट्रिक पे चलते हैं फिर से कॉमन सेंस लगाने। अगली जो आज की लास्ट ट्रिक है वो ये है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व इस टाइप का होना चाहिए x की पावर n y की पावर n इक्वल टू a की पावर n एट x1, y1 इज दिस। मतलब अपना एक कर्व दे रखा है इस टाइप का, इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करने का तरीका तो ये होता है कि उसे डिफरेंशिएट कीजिए, स्लोप निकालिए, एक पॉइंट गिवन है, स्लोप मिल गई डिफरेंशिएट करने से और पॉइंट पड़ा है, स्लोप और पॉइंट मिल गया तो लाइन की इक्वेशन मतलब टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट की जा सकती है। ये तो प्रोसेस हो गया। बट अगर इस प्रोसेस को नहीं करना आपको तो उसके लिए ये चीज़ है, आपको क्या करना है, x के मल्टीप्लाई में जो भी पॉइंट दे रखा है उसको लिख दीजिए, प्लस y के मल्टीप्लाई में जो भी आपको पॉइंट दे रखा है, y कोऑर्डिनेट दे रखा है वो लिख दीजिए, इक्वल टू a की पावर n जो भी कांस्टेंट दे रखा है कर्व में, और x1 की पावर n-1 और y1 की पावर n-1 कर दीजिए, मतलब पावर एक कम कर दीजिए। इससे आपको उसकी इक्वेशन मिल जाएगी। सिंपल सा फंडा है, कुछ नहीं करना। कि सपोज कीजिए एक एग्जांपल लेके सोचते हैं कि मान लीजिए कि एक कर्व है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 3। अपने को इसके किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो मैं एक बार
ए कोमा बी ऐसे ही रैंडम पॉइंट ले रहा हूँ, कोई भी एक पॉइंट हो सकते हैं, ए कोमा बी की जगह कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक्स लिखना है, उसके मल्टीप्लाई में ये पॉइंट लिखना है, प्लस वाई लिखना है, उसके मल्टीप्लाई में वाई कोऑर्डिनेट लिखना है, इक्वल टू 2 की पावर 3 लिखना है। और जो ये x की पावर 3 है उसकी एक कम पावर a पे लगा दीजिए, मतलब 3 है यहाँ पे तो a की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे y की पावर 3 है तो b की पावर 2 हो जाएगी। और यही अपनी क्या मिल गई, टेंजेंट मिल गई। यहाँ पे गलती नहीं करनी कि x की पावर नहीं लगानी, x की पावर 1 ही रहेगी, क्योंकि लाइन है, लाइन में लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है मतलब x एंड y की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की सारी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की ट्रिक्स, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा और यूजफुल भी होगी आई थिंक। बट इनको एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करिए और याद कीजिए और एग्ज़ाम में अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। तब तक के अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।